हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे सब। तो कल जो हम लोग देखे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग जो स्टैटिक पार्ट था वो हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग डायनेमिक वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देख रहे हैं हम लोग इंडिफरेंस कर्व के थ्रू। तो उसमें जो डायनेमिक वाला पार्ट है उसको देखेंगे। डायनेमिक वाला पार्ट क्या है, स्टैटिक वाला पार्ट क्या है, ये हम लोग लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। मार्शल का जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला था वो क्या करते हैं, मार्शल क्या करते हैं कि वो इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट जैसे इफेक्ट्स को कंसिडर नहीं करते अपने इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में कि अगर इनकम इफेक्ट होगा तो क्या होगा, प्राइस इफेक्ट होगा तो क्या होगा। ये सब वो क्या बोलते हैं, कंसिडर नहीं करते। तो इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा दोषपूर्ण था। और उस दोष को दूर करते हुए इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में इस चीज को ऐड किया गया और इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नाम के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ घट का, जो कंज्यूमर है उसका इनकम अगर बढ़ या घट जाता है तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्राइस अगर बढ़ता घटता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नाम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनकम इफेक्ट। ठीक है। एक कलर ले लेते हैं अपना फेवरेट, ब्लैक। इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को दर्शाने के लिए एक कर्व का यूज किया जाता है जिसका नाम है इनकम कंजम्पशन कर्व। शॉर्टकट में इसको आईसीसी कहते हैं। हिंदी में अगर इसको लिखें हम तो ये है आय प्रभाव, और इस कर्व का नाम है आय उपभोग वक्र। ठीक है। ये इनकम इफेक्ट, इनकम कंजम्पशन कर्व से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बजट वाला कंसेप्ट जो है वो याद होगा आप लोगों को कि ये एक्स है, ये वाई है, ये वो जीरो है। ये हमारा बजट लाइन है जिसको एल और बीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनकम इफेक्ट याद कीजिए बजट लाइन में कि अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो ये बजट लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगी, और अगर कंज्यूमर का बजट घटता है तो ये बजट लाइन ओरिजिनल बजट लाइन से नीचे शिफ्ट कर जाएगा। ये आप लोगों को याद होगा। इनकम बढ़ा तो ऊपर, घटा तो नीचे। ये आप लोगों को याद होगा, याद होना भी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अभी तक हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिर्फ एक इंडिफरेंस कर्व के थ्रू देख रहे थे। जो इंडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन के टेंजेंट होगी। जो इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को स्पर्श करते हुए जाएगी उसी पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ये हम लोग समझ चुके हैं। अब इनकम इफेक्ट देखते हैं। ठीक है। लेकिन इनकम इफेक्ट जो है उसको हिक्स ने दिया। ठीक है। क्योंकि इनकम के बढ़ने और घटने से जो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट होता है, हिक्स ने उसको इनकम इफेक्ट कहा। और इसीलिए इसको हिक्सियन इनकम इफेक्ट भी कहते हैं, लेकिन सिर्फ इनकम इफेक्ट के नाम से आप समझिएगा इसको। और इसको दिखाने वाली, इसको रिप्रेजेंट करने वाली जो मतलब रेखा होती है उसको इनकम कंजम्पशन कर्व कहते हैं। ठीक है। इसके लिए हिक्स ने दो चीजों को मान लिया कि वो इनकम में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब ये है, सॉरी, इनकम में परिवर्तन होगा तभी तो इनकम इफेक्ट होगा। तो हिक्स ने कहा कि इनकम जो है यहां से उसने दो चीज मान लिया। एक चीज मान लिया कि जो इनकम है इसमें परिवर्तन होता है। इसमें क्या है कि इसमें चेंज होता है। और उसी के साथ साथ उसने प्राइस को कांस्टेंट मान लिया। बोला कि प्राइस जो है वो चेंज नहीं होता। सिर्फ पहले इनकम इफेक्ट को देखा था। प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसी के साथ साथ उसने कहा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता या घटता है तो उसके हिसाब से जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो भी चेंज होता है। ठीक है। ये तीन चीज आपने शॉर्ट नोट में आप लोग ये चीज इस तरह से बनाइएगा। ठीक है।
तो इनकम चेंज होता है, प्राइस कांस्टेंट है, और इनकम के चेंज होने की वजह से सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेंज होता है। कैसे इनकम कंजम्पशन कर्व और इनकम इफेक्ट हिग्स ने दिखाया, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इनकम इफेक्ट दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, और दूसरा हो सकता है नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट और नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का फिर दो केस हो सकता है। केस वन, ये होता है आपके नॉर्मल गुड के केस में। अगर गुड जो है वो नॉर्मल है, हम लोग को पता है इनकम इफेक्ट कि अगर इनकम बढ़ा तो हम वस्तु का कंजम्पशन बढ़ा देंगे, लेकिन एक और चीज पता है कि अगर इनकम बढ़ा और वस्तु का कंजम्पशन कम कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो इंफेरियर गुड कहते हैं। तो नॉर्मल गुड के केस में पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होगा, इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो कंजम्पशन भी घटेगा। ये पॉजिटिव है, जैसे जैसे इनकम होगा वैसा वैसा ये होगा। नेगेटिव का मतलब होता है उल्टा रिलेशन। सिर्फ पॉजिटिव का मतलब सीधा सीधा रिलेशन है। अगर हम इनकम आगे बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी आगे बढ़ रहा है, और इनकम घट रहा है तो कंजम्पशन भी घट रहा है। नेगेटिव का मतलब होता है उल्टा रिलेशन, यानी कि एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज जब घटता है। हम लोग देख चुके हैं इंफेरियर गुड में ऐसा होता है कि इनकम बढ़ा तो इंफेरियर गुड जो होता है, जो कि घटिया वस्तु होता है, उसको हम उसकी खरीदारी हम कम कर देते हैं। तो इसमें दो केस हो सकता है। केस एक क्या हो सकता है कि जिसमें जो गुड है एक्स जो है, ये एक नॉर्मल गुड है, और गुड वाई जो है वो एक इंफेरियर गुड है। ठीक है, एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि जब गुड एक्स जो है वो इंफेरियर हो और गुड वाई जो है वो आपका नॉर्मल। ये दो केस हो सकता है इनकम इफेक्ट में, नेगेटिव इनकम इफेक्ट में। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नॉर्मल गुड के केस में। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, ये नॉर्मल गुड का केस है, सामान्य वस्तु। पॉजिटिव का मतलब सीधा सीधे रिलेशन। अब आप याद कीजिए अपने इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट के, इंडिफरेंस करके इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट के। ये हमारा बजट लाइन है, ओल्ड बजट लाइन। ठीक है, ये मान लेते हैं कि बी है, 1 है और एल 1 है। ठीक है, यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व हो रहा है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इनकम बढ़ता है कंज्यूमर का, तो जो बजट लाइन है वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये कर्व जो है वो कैसे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप लोगों को यही बनाना है। तो बीएल जब शिफ्ट कर जाता है ऊपर, तो ये इंडिफरेंस कर्व अब ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर अब ज्यादा एक्स को खरीद पा रहा है और ज्यादा वाई को खरीद पा रहा है, और उसकी संतुष्टि का जो लेवल है वो भी बढ़ चुका है। ये हमारा IC1 है, ये हमारा IC2 है। एक और अगर हम दिखाना चाहें तो ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना होगा हमें, ताकि ये चीज जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके। ठीक है, यहाँ अब आगे का जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये IC3 हो जाएगा। देखिए, पहले कंज्यूमर जो था पहले जो कंज्यूमर था वो आपका इस बजट लाइन पे था। पहले उसका इनकम ये था, तो उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो ये था। इसको Q1 नाम दे देते हैं। पहले वो Q1 पे था। जब वो Q1 पे था तो वो कितना कंज्यूम कर रहा था, तो वो मान के चलते हैं इसको N1, और इसको मान के चलते हैं M1। ये O है, 0 है। तो जब वो बजट लाइन फर्स्ट बजट लाइन पे था, जब उसकी इनकम ये थी, तो वो Q1 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में था, और तब वो N1 अमाउंट ऑफ Y को, यानी कि N1Y को प्लस M1X को खरीद रहा था।
जब उसकी बजट लाइन क्या थी, तो B1L1। ठीक है, अब कंज्यूमर का बजट जो है वो बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाता है, तो अब वो B2L2 पे शिफ्ट कर चुका है, उसका बजट लाइन पैरेलली आगे की ओर बढ़ चुका है, ये हम लोग देख चुके हैं बजट लाइन वाले कॉन्सेप्ट में। अब जो उसका बजट लाइन है वो ऐसे है, और यहाँ पे वो Q2, यानी अब वो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां पे उसको N2 और M2 मिल रहा है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो N2Y प्लस M2X इज इक्वल टू B2L2 हो रहा है। ठीक है, अब उसका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे है। तो उसी तरह जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ता जाएगा, उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ऊपर के इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट होता जाएगा, और कंज्यूमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि जो है वो उसको प्राप्त होता रहेगा। अब इसी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे Q3 मान लेते हैं, तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अगर हम मिला देना सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को, तो जो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिला करके जो रेखा बन के बाहर आएगी, इसी रेखा को कहते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या केस है कि जब इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, इनकम जब घट रहा है, मान लो पहले वो L3 BL3 पे था, उसका इनकम घट गया तो अब यहां पहुंच गया, अब और इनकम घट गया तो वो यहां पहुंच गया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कंजम्पशन भी घटता जा रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल भी उसका घटता जा रहा है। ठीक है, इनकम अगर घट रहा है तो कंजम्पशन भी, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, एक जैसा चल रहा है वैसा ही दूसरा चल रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे ये जब केस है, तो जो इनकम कंजम्पशन कर्व है, ये जो कर्व है हमारा, इसका शेप क्या है, इस इनकम कंजम्पशन कर्व का शेप क्या है, इस इनकम कंजम्पशन कर्व का शेप क्या है, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट है। इनकम कंजम्पशन कर्व कैसा है, तो ये अपवर्ड स्लोप कर रहा है, टू द राइट है। ठीक है, ये इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो ऊपर की तरह स्लोप कर रहा है। ध्यान रहे कि सिर्फ और सिर्फ इनकम कंजम्पशन कर्व का और भी बहुत सारा शेप हो सकता है, हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा ना, वही इन पॉजिटिव इनकम इफेक्ट को दर्शाएगा। इसके अलावा जितने भी कर्व होंगे वो सब नेगेटिव इनकम इफेक्ट को दिखाएंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव इनकम इफेक्ट हम लोग देख चुके, अब हम लोग नेगेटिव इनकम इफेक्ट देखते हैं। नेगेटिव इनकम इफेक्ट को देखते हैं, दूसरा, यानी कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट को देखते हैं। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होगा, उल्टा रिलेशन है दोनों के बीच में। जब इनकम हमारा बढ़ रहा है तो कंजम्पशन हमारा घट रहा है, या जब इनकम हमारा घट रहा है तो कंजम्पशन हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा किस केस में होता है, तो ऐसा होता है जब गुड जो है वो इंफेरियर हो, यानी कि घटिया वस्तु। समझ गए, अब ध्यान रहे एक चीज आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जब कंज्यूमर जो है वो गरीब था तो वो इंफेरियर गुड को ज्यादा खरीद रहा था। पहले तो वो इंफेरियर गुड को ही ज्यादा खरीदेगा ना, अगर कंज्यूमर के पास पैसा ही नहीं है तो वो घटिया वस्तु ही ज्यादा खरीदेगा। जैसे अगर आप एग्जांपल मान के चलें कि एक देसी घी होता है और एक हमारा वनस्पति वाला घी होता है, तो वनस्पति घी को इंडिया में जनरली इंफेरियर गुड, घटिया वस्तु ही माना जाता है। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, जब आप गरीब हो, तो आप देसी घी नहीं खरीद करके आप जो है वो वनस्पति घी खरीदेंगे। सिंपल, आप देसी दारू खरीदेंगे, आप अंग्रेजी वाला दारू नहीं खरीदेंगे। तो पहले जब कंज्यूमर गरीब था तो वो ज्यादा से ज्यादा पोर्शन किस चीज का खरीद रहा था, तो इंफेरियर गुड का खरीद रहा था। लेकिन जैसे जैसे कंज्यूमर अमीर होता गया, जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ता गया,
तो वो इंफेरियर गुड से सीधा शिफ्ट होने लगता है अच्छे गुड की तरफ, सुपेरियर गुड्स की तरफ। ठीक है, वो इंफेरियर गुड्स से सुपेरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट करने लगता है। इसी में अगर अमीर है वो, तो वो पहले सुपेरियर गुड्स का कंजम्पशन कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसका इनकम जो है वो कम होता जाता है, वो सुपेरियर वाले पार्ट से धीरे 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 इंफेरियर की ओर आने लगता है। तो ये इंफेरियर गुड के केस में होता है। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ से समझने के लिए हम लोग दो केस देखे थे, उसी दो केस को यहाँ पे नोट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं केस 1। केस 1 में क्या करते हैं कि जो गुड x है इसको मान लेते हैं हम लोग इंफेरियर, और जो गुड y है इसको हम लोग मान लेते हैं सुपेरियर। मतलब ये बढ़िया है, ये खराब है, ये अंग्रेजी शराब है, ये देसी दारू है। अब आपके हिसाब से देसी अच्छा है तो आप उल्टा पुल्टा कर लेना। ठीक है, अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो कंज्यूमर है, मानते हैं ये उसका बजट लाइन है, पहले वो इस बजट लाइन पे था, ये उसका पहले अगर x इंफीरियर है y सुपेरियर है, तो पहले वो गरीब था तो ज्यादा से ज्यादा x को कंज्यूम करेगा। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा पोर्शन जो है वो x का खाएगा, x ज्यादा है y कम है। ये हमारा B1L1 है। ठीक है, अब वो थोड़ा अमीर होता है, जो उपभोक्ता है वो थोड़ा अमीर हो जाता है, तो वो एल एक्स का कंजम्पशन कम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एक्स उसके लिए इंफेरियर है, वाई सुपेरियर है, तो वो चाहेगा कि थोड़ा अंग्रेजी दारू पिया जाए, तो वो इधर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब और अगर उसका इनकम बढ़ता है तो वो और इधर शिफ्ट कर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो कम से कम एक्स को लेना चाहेगा। वो अगर और क्या बोलते हैं अमीर बनता है तो वो इधर कहीं शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि धीरे धीरे एक्स का जो कंजम्पशन है वो हल्का हल्का बढ़ा, यहाँ पे हल्का सा ले रहा है ज्यादा, यहाँ अमीर हुआ है तो अब यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट वो पहले के जितना ले रहा है। ये इतना भी बेसिक आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है तो कितना एक्स और कितना वाई ले रहा है। अगर हम वो करते हैं तो ग्राफ जो है वो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, फिर आप लोग को समझने में दिक्कत होगी। हालांकि आप लोग समझ गए कि वो यहाँ पे है तो Q1 है, तो Q1 पे x का वैल्यू देखिए, Q2 पे x का वैल्यू देखिए, और Q3 पे x का वैल्यू देखिए, और फिर Q4 पे x का वैल्यू देखिए। अगर x इंफेरियर और y सुपेरियर है तो जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा। ये सारे को मिलाते हुए जब हम आईसीसी ड्रॉ करेंगे तो इसका शेप क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, तो इसका शेप होगा बैकवर्ड बेंड करेगा, किधर, टू वर्ड्स द लेफ्ट। अगर x जो है वो इंफेरियर है और y सुपेरियर है तो जो ग्राफ होगा, तो जो इनकम कंजम्पशन कर्व होगा वो क्या होगा, तो वो बैकवर्ड बेंड हो जाएगा, वो पीछे की तरह झुक जाएगा। समझ गए। अब दूसरा केस जिसमें हम x को सुपेरियर और y को इंफेरियर मानते हैं, केस 2। केस 2 यहां पे क्या करते हैं कि x को हम सुपेरियर मान लेते हैं और y को हम इंफेरियर मान लेते हैं। ठीक है, अब ग्राफ करते हैं ड्रॉ। ये हमारा x है जो सुपेरियर है, ये हमारा y है जो इंफेरियर है। फर्स्ट का बजट लाइन ये है, पहले इंफेरियर की ओर रहेगा यानी इधर। अब बजट बढ़ा तो वो किधर शिफ्ट करेगा, इधर। अब फिर वो बजट बढ़ाएगा तो वो किधर शिफ्ट करेगा, इधर। ठीक है, फिर बजट बढ़ेगा तो वो किधर शिफ्ट करेगा, इधर। समझ गए। अब इसके
अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम लोग मिलाएं और इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम मिलाते हुए अगर एक कर्व बनाते हैं, तो पहले y को ज्यादा कंज्यूम कर रहा था, अब ये x को ज्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे अमीर होगा वैसे वैसे सुपेरियर गुड को बढ़ाता जाएगा। ICC, ये होगा ICC। इसका शेप क्या होगा? तो ये क्या होगा? डाउनवर्ड टू द राइट। अगर y इंफेरियर है और x सुपेरियर है, तो जो कर्व होगा, इनकम कंजम्पशन कर्व होगा, वो नीचे की तरफ झुका रहेगा। और अगर x इंफेरियर है और y सुपेरियर है, तो जो कर्व होगा वो बैकवर्ड बेंड करेगा। आप लोग ये इफेक्ट सारा ध्यान रखिएगा, इसके एप्लीकेशन को भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब इसको रियल लाइफ में कैसे यूज करती है गवर्नमेंट, कैसे यूज करता है इकोनॉमिस्ट। ठीक है, अब ये जब आप कर्व का ये सारा 3-4 शेप देख रहे हो, तो आप लोग के दिमाग में ये तो आ रहा होगा कि जो इनकम कंजम्पशन कर्व है उसका बहुत सारा शेप हो सकता है, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकता है। अब आप लोग डर रहे होंगे कि जैसे पिछले क्लास में आप लोग को एक असाइनमेंट दिए थे कि हम जो इंडिफरेंस कर्व है वो पैरेलल कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। चिंता मत कीजिए, यहाँ हम आप लोग को समझाते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट शेप है ना, उसको अगर हम लोग एक जगह पे देखें तो ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे करते हैं ICC ऑफ नॉर्मल गुड्स, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ICC ऑफ इंफीरियर गुड्स। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए कि नॉर्मल गुड्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका लग्जरी और एक आपका होता है नेसेसिटी। दो तरह का होता है लग्जरी और नेसेसिटी। पता है, लग्जरी वो विलासिता की वस्तुएं, और नेसेसिटी यानी कि जरूरत की वस्तुएं, कार, हवाई जहाज, ठीक है, ये सब हो गया लग्जरियस। और खाने के लिए अन्न, दवाई, ये सब हो गया नेसेसिटी यानी जरूरत की चीजें। तो नॉर्मल गुड दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब इसको एक ही ग्राफ में ड्रॉ करते हैं दोनों के केस में, कि अगर वो नेसेसिटी है और वो लग्जरियस है तो कर्व कैसा। ये है हमारा x, ये है हमारा y, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अगर x जो है वो नेसेसिटी है और y जो है वो लग्जरियस है, तो जैसे जैसे इनकम इफेक्ट होता जाएगा, जैसे जैसे इनकम जो है वो बढ़ता जाएगा इंसान का, तो जरूरत की चीजें तो उतना ही खाएगा ना इंसान। अब ऐसा तो नहीं कि अमीर हो जाएगा तो जरूरत की चीज बहुत ज्यादा करने लगेगा, नहीं। तो वो अपना इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जरूरत की चीज से वो लग्जरियस चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू। आप ही देखिए, जब अमीर होने लगते हैं तो आप गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं और बहुत कुछ खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो इनकम कंजम्पशन कर्व है, वो जैसे जैसे इनकम इफेक्ट होता जाएगा वो इधर शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ये बैकवर्ड बैंड नहीं करेगा। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है, हम चाहें तो इसको मिटा सकते हैं। ये मेरा पेन टैब पे थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये वाई की तरफ ज्यादा झुका रहेगा। और वहीं अगर वाई नेसेसिटी और एक्स जो है वो लग्जरी है, तो ये कर्व ऐसा होगा, एक्स की तरफ झुका रहेगा। ठीक है, और अगर दोनों ना ही नेसेसिटी है और ना ही लग्जरी है तो क्या होगा? तो एक लिनियर कर्व होगा जो सीधा सीधा जाएगा, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ना ही ये नेसेसिटी है एक्स और वाई, और ना ही लग्जरियस है। ठीक है, ये तीन केस हो सकता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये जो आईसीसी है, यहाँ पे एक्स जो है वो है नेसेसिटी और वाई जो है वो है लग्जरी। इस कंडीशन में जो ईजे है वो आपका क्या है कि नाइदर गुड इज लग्जरियस सेम, ये सब कुछ सेम है दोनों के लिए, एक्स और वाई के लिए। ना ही जो वस्तु है वो नेसेसिटी है, ना ही लग्जरियस है। ये इसीलिए एक्स और वाई के बीच में कोई डिफरेंस नहीं दिखा रहा, और वो सेम शिफ्ट दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे एक्स जो है वो लग्जरियस है और वाई जो है वो नेसेसिटी। ठीक है, नॉर्मल गुड के केस में ऐसा शिफ्ट होगा। इंफीरियर गुड के केस में तो आपको पता ही है क्या होगा नहीं होगा, तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने तो जानते ही हैं। वाई यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर उठा दें,
ताकि समझ पाए आप लोग। जब इंफेरियर गुड होगा तो अगर x जो है वो इंफेरियर और y सुपेरियर है तो कर्व कैसा होगा, ऐसा। यहां पे x जो है वो इंफेरियर और y जो है वो सुपेरियर, ठीक है। और ये चीज जब उल्टा हो जाए तो कर्व ऐसा होगा। पहले ये इंफेरियर की तरफ था, जैसे अमीर हुआ सुपेरियर की ओर शिफ्ट कर गया। पहले ये इंफेरियर की तरफ था, अब ये सुपेरियर की ओर शिफ्ट कर गया। इस केस में क्या होगा कि x जो है वो सुपेरियर होगा और y जो है वो इंफेरियर, ठीक है। ये O है। समझ गए इनकम इफेक्ट को? ये दो कर्व के थ्रू हम लोग इसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों कर्व आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट में हम यही देखते हैं कि जो जब कंज्यूमर का इनकम जो है वो बढ़ेगा या घटेगा तो फिर क्या होगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम में क्या होगा। और जब सारे डिफरेंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम एक लाइन से जोड़ देते हैं तो वो जो कर्व बनता है उस कर्व का नाम क्या है, तो उस कर्व का नाम है इनकम कंजम्पशन कर्व। हिंदी में अगर हम बात करें तो आय प्रभाव क्या दर्शाती है, तो आय प्रभाव ये दर्शाती है कि जो कंज्यूमर है उसका अगर आय बढ़ता और घटता है तो उसका जो इक्विलिब्रियम है, उसकी जो साम्यावस्था की स्थिति है उसमें क्या होगा, ये हम लोग देख लिए। और जब उसके डिफरेंट डिफरेंट साम्यावस्था की स्थिति को जब हम मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, उसको जब सारे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा, जो हमारा साम्यावस्था बनेगा, उसको जब हम मिलाते हुए एक कर्व खींचते हैं तो जो कर्व बनता है उस कर्व को, जो वक्र हमारा बनता है उस वक्र का नाम क्या है, तो उस वक्र का नाम है आय उपभोग वक्र। अगर आय में कोई वेरिएशन आता है तो उपभोग में क्या वेरिएशन आएगा, वो कर्व यही बताता है कि अगर आय में कोई परिवर्तन होता है तो उपभोग में क्या परिवर्तन होता है। अब वस्तु दो तरह का होता है। एक वस्तु होता है जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड्स, ठीक है। अब नॉर्मल गुड्स भी दो तरह के होते हैं, लग्जरियस और नेसेसिटी। लग्जरियस यानी विलासिता की वस्तुएं और नेसेसिटी यानी जरूरत की वस्तुएं। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कर्व है जो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और फिर इंफेरियर गुड्स होता है, तो इंफेरियर गुड के भी हम लोगों ने दो केस जो है वो देख लिया है। इस तरह से कुल मिलाकर के हमारा इनकम इफेक्ट का जो कंसेप्ट है वो होता है कंप्लीट। अब इनकम इफेक्ट को कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस पोर्शन के बाद शुरू करते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट को दिखाने वाले कर्व को कहते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। इन शॉर्टकट में इसको पीसीसी लिखते हैं। हिंदी में अगर इसको लिखें तो इसको लिखते हैं कीमत प्रभाव, और इस कर्व का नाम है कीमत उपभोग वक्र, ठीक है। कीमत के परिवर्तन होने से उपभोग में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग जो है वो देखते हैं। अब देखिए इनकम इफेक्ट में हम लोग क्या किए थे कि इनकम आय में हम लोग कोई परिवर्तन किए थे और प्राइस को हम लोग कांस्टेंट माने हुए थे। यहां पे क्या करते हैं कि हम लोग इनकम को ही कांस्टेंट मान लेते हैं। इनकम हमारा कांस्टेंट होगा और जो प्राइस होगा वो हमारा क्या होगा, तो उसमें हम परिवर्तन करके देखेंगे। इस बार हम आय मान लेते हैं कि उपभोक्ता का नहीं बढ़ घट रहा है, अब जो है वो प्राइस बढ़ घट रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम बजट लाइन देख रहे थे तो हम क्या देख रहे थे, इस कंडीशन में भी दो चीज होता है, सॉरी, देखिए इस कंडीशन में भी दो चीज होता है, इसमें भी दो कंडीशन आता है, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये।
इसमें क्या है कि y का प्राइस वही रहता है लेकिन x का प्राइस बदल जा रहा है। तो जैसे जैसे x का प्राइस बदलेगा वैसे वैसे कंज्यूमर जो है वो शिफ्ट करेगा। यहाँ पे क्या है कि x का प्राइस वही रह जाता है, y का प्राइस बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा ओरिजिनल बजट लाइन है। अगर प्राइस x का प्राइस जो है वो अगर घटता है तो अब क्या है, उसकी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की जो क्रय शक्ति क्षमता है वो बढ़ चुकी है। परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ चुकी है, तो वो अब उसी पैसे में ज्यादा x को खरीदेगा। तो जो वक्र है वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, जो बजट लाइन है वो। और वहीं अगर x का प्राइस ऑफ x अगर बढ़ जाता है तो अब उसी प्राइस में वो कम जो है वो वस्तु खरीद सकता है, यानी कि जो उसकी परचेजिंग पावर है वो घट जा रही है, यानी उसका रियल इनकम। देखिए रियल इनकम का कंसेप्ट अब हम लोग यूज करेंगे, तो रियल इनकम का कंसेप्ट जब हम यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है परचेजिंग पावर। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि x का दाम 10 रुपया था, 10 रुपया पर पीस, उसके पास था 100 रुपया। ठीक है, तो वो अब 100 रुपया में वो कितना पीस खरीदेगा, 10 पीस खरीदेगा। अब मान के चलिए कि जो x का दाम है वो अब घट के और 5 रुपया पर पीस हो जाता है, तो अब उसी x में से अब वो 20 वस्तु खरीद सकता है ना। तो पैसा तो वही है, इनकम तो उसका 100 ही है, लेकिन उसकी खरीदने की क्षमता जो है वो बढ़ गई, यानी कि उसका जो रियल इनकम है, यानी जो उसका वास्तविक आय है वो बढ़ चुका है। आय उसका वही है लेकिन वास्तविक आय में परिवर्तन हो गया है। क्यों? क्योंकि कीमत में परिवर्तन हुआ था। ये चीज समझ गए ना? तो इसी चीज के हिसाब से यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। अगर x का प्राइस कम हुआ, ठीक है, px अगर कम हुआ तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, यानी वो ज्यादा x खरीद सकता है अब। तो कर्व ऊपर, वो जो बजट लाइन है वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। और अगर ये px बढ़ गया तो परचेजिंग पावर बेचारा का घट जाएगा और वो नीचे की ओर उसका कर्व औकात जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसका इफेक्ट देखते हैं कि प्राइस इफेक्ट है क्या एक्चुअली में। देखिए प्राइस इफेक्ट होने पे क्या क्या होगा वो हम लोग एक देखते हैं। देखिए मान के चलते हैं कि प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो फॉल करता है, वस्तु एक्स का जो कीमत है उसमें गिरावट आई है, वो फॉल किया है। ठीक है, ये सिचुएशन हम लोग मान के चलते हैं। अब देखिए कि पी एक्स और पी वाई, सॉरी पी एक्स पी वाई नहीं, एक्स और वाई, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो, ये कंडीशन मान लीजिए कि एक्स का दाम जो है वो कम हो गया है। अब इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है? कंडीशन नंबर 1, y को हम उतना ही खरीदें, y को हम उतना ही खरीदें और x को हम खरीदना जो है वो बढ़ा दें। ठीक है, ये हम इस लाइन से हम कांस्टेंट पार्ट को दिखा रहे हैं, इससे हम ऊपर की ओर जाता हुआ दिखा रहे हैं। देखिए x का दाम में गिरावट आया है, तो उस गिरावट x का दाम कम हो गया है। मान के चलो कि जो x है, गुड x है, उसके दाम में कुछ पैसे की कमी आ गई है, अब उसका रेट सस्ता हो गया है। तो सस्ता होने पे हम क्या क्या कर सकते हैं? जब हमारे पास दो वस्तु खरीदना है, इंडिफरेंस कर पे हम दो कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जब x के कीमत में कुछ कमी आई है तो इसका ये मतलब है कि हम y को उतना ही खरीदें और x को ज्यादा खरीद सकते हैं। एक केस तो ये होगा। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा कि हम एक्स को जो है वो खरीदें ज्यादा और वाई को थोड़ा कम खरीदने लगे, क्योंकि एक्स का दाम घट गया तो वाई को थोड़ा और कम खरीद के एक्स को ज्यादा से ज्यादा खरीद लेते हैं। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है, एक कंसेप्ट है कि वो गुड कैसा है, तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस पे डिपेंड करता है
कि वो गुड की इलास्टिसिटी क्या है। अगर उसकी इलास्टिसिटी EP इज इक्वल टू 1 है तो वो Y को उतना ही कंज्यूम करता रहेगा और X के कंजम्पशन को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसके इनकम में, रियल इनकम में बढ़ोतरी हो चुकी है प्राइस के गिरने से। इस कंडीशन में क्या होगा इलास्टिसिटी? तो वो होगा EP इज ग्रेटर देन 1, X के प्रति उसका मोह माया बहुत ज्यादा है। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या है वो हम आगे समझेंगे, अभी सिर्फ आप अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा, और जब इलास्टिसिटी समझ लीजिएगा तो आकर के इस नोट्स को एक बार फिर से देख लीजिएगा। वैसे अभी आप लोग सब कुछ समझ लेंगे। वस्तु के प्रति हमारा मोह माया कि X हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, Y हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और एक तीसरा कंडीशन भी हो सकता है कि जब हम X को भी ज्यादा खरीदने लगे और Y को भी ज्यादा खरीदने लगे, क्योंकि X के प्राइस में जो कमी आई है तो उससे हमारे पास कुछ पैसा बच रहा है, जो पैसा बच रहा है उससे हम थोड़ा Y और थोड़ा X भी खरीद सकते हैं। ठीक है, इस ऐसा किस कंडीशन में होगा? तो ऐसा इस कंडीशन में होगा जब EP इज लेस देन 1 है। ठीक है, और एक और कंडीशन हो सकता है जब हम X को खरीदना कम कर दें और X से जो पैसा बच रहा है वो पूरा का पूरा पैसा Y पे लगा दें। ये टोटल 4 केस होगा। ठीक है, ये किस कंडीशन में होगा? ये किस कंडीशन में होगा? गिफन गुड के केस में होगा। अगर हमारा रियल इनकम बढ़ गया तो X हमारे लिए गिफन गुड है, उसको हम थोड़ा कंजम्पशन कम करके Y को ज्यादा खरीदने लगेंगे। ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग इसको एक एक करके ग्राफ में समझते हैं। ठीक है, समझ गए? X से के पैसे में जो कमी आई है उससे जो हमारा रियल इनकम बढ़ा है वो पैसा हम Y में लगा देंगे, X को थोड़ा और कम खरीद के। अब ये 4 केस हैं, चारों केस के ग्राफ को बनाते हैं। पहला केस लेते हैं, केस 1। इसमें काम करते हैं हम, X को बढ़ाते हैं और Y को हम घटाते हैं। ठीक है, ये हमारा केस है। 4 केस है, X बढ़ रहा है, Y कांस्टेंट है, X बढ़ रहा है, Y घट रहा है, X बढ़ रहा है, Y बढ़ रहा है, X घट रहा है, Y बढ़ रहा है। हम पहले इस कंडीशन को केस 1 मान के चलो, मतलब ले लिए हैं यहाँ पे, तो इसी को पहले ग्राफ बना लेते हैं। इस केस में क्या होगा कि जो ये X है हमारा, ये हमारा Y है, तो देखिए अब हम प्राइस इफेक्ट की बात कर रहे हैं। पहले हमारा जो कर्व था वो कुछ यहां पे था। ठीक है, अब ये प्राइस जो है वो घट गया तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, हमारा रियल इनकम बढ़ गया, तो हम Y को थोड़ा कम कर देते हैं और X को हम ज्यादा खरीदने लगते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से फिर क्या बोलते हैं, जो है वो थोड़ा और हमारी परचेजिंग पावर। देखिए इस ग्राफ को ज्यादा बड़ा बनाइएगा ना तो ये ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, छोटे ग्राफ में ये पॉसिबल नहीं होगा, एग्जामिनेशन हॉल में इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि इस जितना ही ज्यादा चौड़ा होगा उतना अच्छा होगा। अभी इधर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे, तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये Y को और कम करता जाएगा और X को बढ़ाता जाएगा। ठीक है, ये केस 1 में होगा कि जब X की प्राइस में कमी आ रही है, ये हमारा B है, ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है, L3 है, जैसे जैसे X की प्राइस में कमी आ रही है तो वैसे वैसे हम Y को भी थोड़ा कम कर रहे हैं, Y को कम कर रहे हैं और X को बढ़ा रहे हैं। Y को हम देखिए पहले यहाँ Y था, अब ये Y यहाँ पहुंच गया है, अब उसके बाद ये Y यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया। और उसी तरह से जब इस लाइन को हम मैच कराएंगे, इस लाइन को जब हम मिलाएंगे तो जो हमारा कर्व बन के आएगा उसको हम लोग कहेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो जब केस 1 है, जब X बढ़ रहा है और Y घट रहा है, तो PCC का शेप क्या होगा? तो PCC का शेप होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, यहाँ पे नोट करते हैं, ये जो हम लोग टेबल बनाए हैं इसमें हम लोग ये नोट कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो इसको नोट करने में।
यहाँ लिख देते हैं शेप ऑफ पीसीसी, पीसीसी का शेप कैसा होगा। तो हमने पहला कंडीशन ये लिया है, इसमें क्या होगा हमारा डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेते हैं। जब एक काम करते हैं, ये पहला वाला जो हम लोग का छूट गया है उसको ले लेते हैं कि x बढ़ रहा है, y उतना ही है। केस 2, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि x को हम बढ़ा रहे हैं और y को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। परचेजिंग पावर बढ़ा है तो जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हम x पे ही लगा देते हैं, y से हमारा कोई मोह माया नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, y हमारा उतना ही, y हमारा उतना ही, y हमारा उतना ही। ठीक है, y हमारा उतना ही। एक और ग्राफ बनाते हैं हम, ध्यान रहे ये ऐसा नहीं बनना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बनाइएगा इसको। अब यहाँ पे जो पीसीसी है उसका शेप क्या बन के आ रहा है, अगर x बढ़ रहा है और y को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, इस केस में पीसीसी हमारा का पीसीसी का शेप क्या है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिजीय है, हॉरिजॉन्टल स्लोपिंग। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं यहाँ पे। इसमें हमारा कैसा शेप हो रहा है पीसीसी का, तो ये हॉरिजॉन्टल है। आपको यही सब लिखना है एग्जाम्पल में, आप एग्जाम में। ठीक है, आप एक काम करेंगे, जब अगर पूछे एग्जाम में तो सब लिख के और ये एक छोटा सा टेबल बना के ऐसे समझा देंगे तो मजा आ जाएगा उसको। अब ये तीसरा केस लेते हैं जब एक्स और वाई दोनों बढ़ रहा हो। केस 3 लेते हैं जिसमें हम एक्स और वाई दोनों को बढ़ाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कर्व है, ये हमारा प्राइस घटा तो ये हमारा दोनों बढ़ा, यहां से y ये था अब ये हो गया, x ये था अब x ये हो गया। ठीक है, अब और पीसीसी बढ़ा तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले हमारा इनकम ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब जैसे हमारा प्राइस इसका घटा तो दोनों में हम लगा दिए और हमारा डिफरेंस कर्व ऊपर वाला आया और ये हो गया। ठीक है, अब फिर ये यहाँ पे पहुंच गया, समझ गए। इसको जब मैच कराते हुए हम लाइन लेकर के, बहुत इजी है, ठीक है, इसलिए सिर्फ हम ग्राफ बना के समझा रहे हैं। इसको जब हम मैच कराते हुए ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा ऐसा आएगा, यानी ये हमारा जो पीसीसी है इसका शेप कैसा है, तो ये इसका अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, इसको यहाँ नोट कर देते हैं। जब दोनों बढ़ रहा है तो जो पीसीसी का शेप होगा वो कैसा होगा, ये अपवर्ड स्लोपिंग। अब एक गिफेन गुड का केस रह गया है। तो गिफेन गुड में हमें ध्यान रखना है कि जो गुड इनकम इफेक्ट में जैसा कुछ हो रहा था वैसे ही होगा। केस 3, केस 4 गिफेन गुड का केस, इसमें हम लोग क्या माने थे कि जो हमारा x है वो गिफेन गुड है तो वो डिक्लाइन कर रहा है और y हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा पीसीसी 1 है तो पहले हमारा यहाँ पे था इंडिफरेंस कर्व, अब ये है तो अब हमारा इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो यहाँ पहुंच जाएगा, हम x से y की तरफ शिफ्ट करने लगेंगे। अब फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा और इनको जब मैच कराते हुए हम कर्व बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, ये होगा बैकवर्ड स्लोपिंग पीसीसी।
ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग नोट कर देते हैं। ठीक है, अगर प्राइस ऑफ एक्स में फॉल होता है तो ये 4 केस बनेगा, और ये चारों केस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करेगा। और अगर ऐसा चारों केस है तो चारों केस में हमारा शेप ऑफ पीसीसी क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, हम लोग इस चीज को कर चुके हैं। इसको आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा, और सिर्फ आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसी चीज को एक्सप्लेन करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, सिर्फ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को थोड़ा निपटाते हैं, उसके बाद जो है वो आज रोकते हैं, या एक काम करते हैं, इसको यहीं रोकते हैं, और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। क्योंकि अगर आप लोग को अभी तक ये चीज भारी लगने लगा होगा, तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है, प्रतिस्थापन प्रभाव जो है, उसको समझने में जो आप लोग के लिए खाली दिमाग चाहिए था, वो आप लोग इसमें नहीं लगा पाएंगे, और फिर उसको समझने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए इसको यहीं रोकते हैं, और हम लोग सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को अगले वीडियो में देखते हैं। अभी सिर्फ प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट हम लोग देख लिए, इसको अच्छे से आप लोग कर जाइए, क्योंकि बीपीएससी ने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा है। जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व थ्योरी कंप्लीट होगा, हम आंसर, इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों से लिखवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, और खुश रहिए।